देखिए अपन इसमें जड़त्वाघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण की प्रमेय को अपन समझ चुके थे और उनको जान चुके थे। और जड़त्वाघूर्ण कुछ विशेष वस्तुओं के अपने जड़त्वाघूर्ण के फॉर्मूले लिख लिए थे। उसके अंदर नंबर 1 जो अपन ने लिया था, नंबर ए पे थी वलय, उसकी विभिन्न अक्षों के प्रति जड़त्वाघूर्ण का मान ज्ञात किया था। नंबर बी पे अपन ने लिया था चकती यानी कि डिस्क, और नंबर सी पे लिया था अपन ने छड़, और नंबर 4 पर था गोलीय कोष। नंबर 4 यानी कि नंबर डी पर। अब नंबर डी के बाद अपन अब बात करते हैं नंबर ई की। नंबर ई पे अपन लेंगे इसमें ठोस गोला। ठोस गोला यानी कि सॉलिड स्फीयर। देखो ठोस गोला या सॉलिड स्फीयर की अगर अपन बात करें, देखो सॉलिड स्फीयर अगर अपन ले रहे हैं, ये मान लो अपने पास सॉलिड स्फीयर है, तो एक तो इसके केंद्र से पास होने वाली अक्ष हो गई नंबर 1, जो कि मैं कह सकता हूं इसके व्यास के सापेक्ष हो गई। दूसरी अक्ष में ले रहा हूं इसको स्पर्श करते हुए, क्योंकि गोले के लिए कोई अक्ष तो होगा नहीं, कोई तल तो होगा नहीं, सॉरी। ये हो गई नंबर 2। तो देखिए नंबर 1 पहली जो अक्ष में इसकी ले रहा हूं नंबर E1, इस अक्ष को मैं कह दूंगा इसके केंद्र से पारित अक्ष। केंद्र से पारित अक्ष, या मैं इसे कह सकता हूं व्यास के सापेक्ष। केंद्र से पारित अक्ष, या मैं इसे क्या कह रहा हूं व्यास के सापेक्ष। इस अक्ष के लिए जड़त्वाघूर्ण होता है I1 = 2/5 mr²। पहले इसकी 11th क्लास में राजस्थान बोर्ड की जो बुक थी उसमें इसकी पूरी एक डेरिवेशन थी, और बड़ी और एक अच्छी डेरिवेशन थी इसकी, बहुत ही बेहतरीन और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुआ करती थी ये। अब इसको अपन के लिए डायरेक्टली लिख रहे हैं नंबर E2। दूसरी जो अक्ष अपन ले रहे हैं वो है स्पर्शी अक्ष। स्पर्शी अक्ष, इस अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण क्या है? देखो अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं किससे? समांतर अक्षों के प्रमेय से, क्योंकि ये अक्ष इस अक्ष के समानांतर है और आपको पता है कि ये इसका क्या है, त्रिज्या कैपिटल R है। अगर त्रिज्या कैपिटल R है तो समांतर अक्षों की प्रमेय से अपन इस मान को ज्ञात कर सकते हैं, जो कि अपने पास आएगी ये 7/5 mr²। यहां मैंने इनको ये डायरेक्ट ही लिखा है, क्योंकि अपनी बुक में इसी तरह से टेबल फॉर्मेट में दे रखा था, जिसको कि अपन ने नोट कर लिया है। अब नंबर ई के बाद नंबर एफ अपन बात करेंगे इसके अंदर बेलनाकार कोष की, कि बेलनाकार कोष के लिए कौन कौन सी अक्ष अपने पास बन रही है, उनके प्रति जड़त्वाघूर्ण के मान क्या क्या होंगे वो देखेगा। तो नंबर ई के बाद नंबर एफ बेलनाकार कोष। देखो भाई बेलनाकार कोष में कौन कौन सी अक्ष संभव है। सपोज करो एक बेलनाकार कोष यानी खोखला बेलन टाइप है, तो एक अक्ष तो इसके केंद्र से पारित और लंबाई के अनुदिश हो जाएगी, एक अक्ष केंद्र से पारित लंबाई के लंबवत हो जाएगी, एक इसके स्पर्श करते हुए, एक इसके स्पर्श करते हुए। तो देखिए अपन इन अक्षों के लिए इनके फॉर्मूले अपन डायरेक्ट लिखेंगे। ये मैंने बेलनाकार कोष में ले रहा हूं, ये कोई बेलनाकार कोष है जिसकी लंबाई मैंने ले ली कि कैपिटल L है, स्मॉल l भी ले सकते हो आप, और द्रव्यमान इसका कैपिटल M है। तो देखो भाई बेलनाकार कोष की लंबाई कैपिटल L वे द्रव्यमान कैपिटल M मैंने ले लिया है। तो देखिए इसकी अक्ष को देखिए, नंबर 1 पहली अक्ष ये हो गई,
केंद्र से पारित लंबाई के अनुदिश, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र से पारित लंबाई के लंबवत। 2 अक्षें हो गई, केंद्र से पारित लंबाई के अनुदिश। नंबर 2, केंद्र से पारित लंबाई के लंबवत। नंबर 3, स्पर्शीय एवं लंबाई के अनुदिश। इन 3 अक्षों के प्रति जड़त्वाघूर्ण की अपन बातें करें तो देखिए, अपन ये मान सकते हैं कि जो बेलनाकार कोष है, अगर अपन एक के ऊपर एक वलय रखते चले जाएं तो एक बेलनाकार कोष बन जाएगा, और जो वलय के केंद्र से पारित और तल के लंबवत अक्ष के प्रति जो जड़त्वाघूर्ण होगा वही बेलनाकार केंद्र से पारित और लंबाई के अनुदिश अक्ष के प्रति क्या होगा, जड़त्वाघूर्ण होगा। यानी कि नंबर 1, नंबर F का नंबर F1। तो F1 को अपन क्या कह सकते हैं, केंद्र से पारित एवं लंबाई के अनुदिश पहले अक्ष या स्वयं के अक्ष के सापेक्ष, इसको आप कह सकते हैं स्वयं के अक्ष के सापेक्ष, या इसे ही अपन कह सकते हैं ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष। ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष, या इसे अपन कह सकते हैं केंद्र से पारित एवं लंबाई के अनुदिश या लंबाई के समांतर। केंद्र से पारित एवं लंबाई के समांतर इस अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण I1 इज इक्वल टू, इसे लिख देंगे आप mr², क्योंकि जो वलय के लिए है वही फॉर्मूला इसके लिए बन जाएगा। नंबर F2, इसका नाम हो गया है F2 का केंद्र से पारित और लंबाई के लंबवत। केंद्र से पारित एवं लंबाई के लंबवत। केंद्र से पारित एवं लंबाई के लंबवत। अगर इस अक्ष के लिए अगर अपन जड़त्वाघूर्ण की बात करें, इसके लिए बेलनाकार कोष के लिए, खोखला है ध्यान रखना ही, तो इसके लिए केंद्र से पारित और लंबाई के लंबवत अक्ष के प्रति जो जड़त्वाघूर्ण का जो मान आता है अपने पास, तो देखिए बेलनाकार कोष की एक अक्ष और बन जाएगी अपने पास इसमें, ऐसे ही स्पर्श करते हुए, ये भी आप ले सकते हो भाई, ये लो नंबर 4। चार अक्षें हो गई हैं, देखें कौन कौन सी। नंबर 1 केंद्र से पारित लंबाई के अनुदिश या लंबाई के समांतर। नंबर 2 केंद्र से पारित लंबाई के लंबवत। नंबर 3 स्पर्शीय लंबाई के अनुदिश, फिर लंबाई के लंबवत और एक किनारे को स्पर्श करते हुए, एक फलक को स्पर्श करते हुए। तो यहाँ मैंने देखो F1 ले लिया है स्वयं के अक्ष के सापेक्ष या केंद्र से पारित एवं लंबाई के समांतर। ये आता है इसका फॉर्मूला I1 इज इक्वल टू mr²। ये आपको याद रखने भाई, वैसे अपन डेरिवेशन कर सकते हैं लेकिन अपने सिलेबस से परे दे रखिए, इसलिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूले इनके क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अब देखो केंद्र से पारित और लंबाई के लंबवत अक्ष के प्रति जो जड़त्वाघूर्ण होता है I2 इज इक्वल टू, ये होता है कैपिटल M L² अपॉन में 12 प्लस R² अपॉन में 2। ये अपने पास गोलीय कोष के लिए ये फॉर्मूला आता है। अगर इसी को ठोस बेलन के लिए लेते हो तो ये आता है ML² अपॉन में 12 प्लस R² अपॉन में 4 बनता है। 2 की जगह क्या आएगा, वहां 4 आ जाएगा। नंबर F3, नंबर F3 केंद्र से पारित लंबाई के समानांतर या लंबाई के अनुदिश और स्पर्शीय, यही नाम होगा इसका। तो स्पर्शीय लंबाई के समांतर भी कह सकता हूं मैं इसे। स्पर्शीय एवं लंबाई के समांतर। देखो
इस अक्ष के प्रति जड़ता गुण अपन निकाल सकते हैं इससे, समांतर अक्षों के प्रमेय से, क्योंकि ये मान तो आपको पता है ही है कि mr² है, और इसके समांतर अक्षों के प्रमेय की सहायता से ये डिस्टेंस कितनी होगी r, भाई टोटल r इसके अपन ने क्या लिए, रेडियस लिए, तो r डिस्टेंस हो गई, तो ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मेरे पास आ जाता है वैल्यू समांतर अक्षों की प्रमेय से, और ये हो जाएगी 2mr²। भाई mr² तो इसके प्रति और mr² ये बन गया, तो ये लो नंबर F4। नंबर F4 है, इस अक्ष का अपन नाम देंगे बेलन के एक फलक के व्यास के सापेक्ष। बेलन के एक फलक के व्यास के सापेक्ष, या इसे अपन कह सकते हैं अक्ष के समांतर, सॉरी बेलन के एक फलक के व्यास के सापेक्ष, या कह सकते हैं बेलन के एक सिरे के व्यास के सापेक्ष। बेलन के एक सिरे के व्यास के सापेक्ष। अब बेलन के एक सिरे के व्यास के सापेक्ष इसके लिए निकालना है, तो देखो ये अक्ष अपन को पता है, ये फॉर्मूला है इसका, तो ये इसके क्या हो जाएगी, समानांतर, समांतर अक्षों के प्रमेय से निकाल सकते हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, l/2। तो इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां अपन इसको केवल डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में ही लिख रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसे लिख सकते हैं कैपिटल M l² प्लस r²/2। ये लो, ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। तो यहां अपन ने बेलनाकार कोष की उसकी भिन्न भिन्न अक्षों के प्रति जड़ता गुण के मान क्या कर लिए हैं, ज्ञात कर लिए। अब नंबर F के बाद नंबर G अपन बात करेंगे ठोस बेलन की। तो ध्यान रखें, ऐसे बहुत सारी ज्यामितीय आकार की वस्तुएं हैं, लेकिन अपन जो मुख्य रूप से जो अपने लिए प्रयुक्त होती है केवल अपन उन्हीं के लिख रहे हैं, और इनमें मुख्य अक्ष के प्रति जड़ता गुण आपको पता होना चाहिए, बाकी अक्षों के प्रति जड़ता गुण आप इन प्रमेयों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो नंबर F के बाद नंबर G अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे ठोस बेलन के लिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए नंबर G, ठोस बेलन, सॉलिड सिलेंडर। देखिए इसकी भी कौन कौन सी अक्षें अपने पास बनेंगी। ये लो, इसे ठोस कर देते हैं। ये एक ठोस बेलन है जिसकी लंबाई है कैपिटल L, द्रव्यमान है इसका कैपिटल M। तो यहां लिख देते हैं कि इसकी लंबाई को अपन जो ले रहे हैं कैपिटल L, लंबाई कैपिटल L, द्रव्यमान कैपिटल M, वे त्रिज्या ये अपन ले रहे हैं कैपिटल R। देखिए अब इसकी अक्ष, एक अक्ष तो ये हो गई नंबर 1, केंद्र से पारित लंबाई के समांतर। इसकी जो त्रिज्या ले लेते हैं वो है कैपिटल R। देखिए पहली अक्ष, दूसरी अक्ष केंद्र से पारित लंबाई के लंबवत, तीसरी अक्ष स्पर्शीय और लंबाई के समांतर, चौथी अक्ष किसी एक फलक के लिए, ये लो,
4 अक्षें अपने पास हैं। अब एक एक अक्ष के लिए अपन जड़त्व आघूर्ण के मान लिखेंगे। नंबर 1 जो अक्ष है इसे अपन कहेंगे स्वयं के अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, नंबर G1 स्वयं के अक्ष के सापेक्ष या ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, या अपन इसे कह सकते हैं केंद्र से पारित एवं लंबाई के समांतर अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। केंद्र से पारित एवं लंबाई के समांतर अक्ष के सापेक्ष जड़त्व। देखिए होगा क्या, ध्यान रहे इस मुख्य अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है, अपन ये मान सकते हैं कि अगर एक के ऊपर एक अगर अपन चकती रखते जाएं डिस्क, तो वो एक ठोस बेलन का रूप धारण कर लेगी। अब उसके केंद्र से पारित और तल के लंबवत अक्ष के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण होगा यानी चकती का, वही ठोस बेलन के केंद्र से पारित और उसकी लंबाई के अनुदिश अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण के क्या होगा, बराबर। और ये वैल्यू होगी mr²/2। यानी कि यहां ये जड़त्व आघूर्ण का मान हो जाएगा, अगर मैं इसे I1 कहता हूं तो ये हो जाएगा mr²/2, mr²/2। नंबर G2 का नाम है केंद्र से पारित एवं लंबाई के लंबवत। केंद्र से पारित एवं लंबाई के लंबवत। इस अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण अगर मैं I2 से लेता हूं तो ये फॉर्मूला, इसकी जो बड़ी डेरिवेशन होकर के फॉर्मूला निकलता है I2 = m L² अपॉन में 12 प्लस R² अपॉन में 4। इसके लिए ये अपने पास फॉर्मूला आता है। G3 तीसरी अक्ष को अपन कह सकते हैं अक्ष के समांतर स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष। अक्ष के समांतर स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष। अक्ष के समांतर स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, या अपन कह सकते हैं स्पर्श एवं लंबाई के समांतर। स्पर्शीय एवं लंबाई के समांतर। देखो इस अक्ष के प्रति कैसे निकालेंगे, ये अक्ष इस अक्ष के समानांतर है, तो समांतर अक्षों की प्रमेय की सहायता से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी ये होगी mr²/2 और 1 ये, तो ये हो जाएगी 3/2 mr²। ये लीजिए। नंबर 4 G4 चौथी अक्ष को अपन कहेंगे बेलन के एक फलक के व्यास के सापेक्ष, ये कह सकते हैं बेलन के एक सिरे के व्यास के सापेक्ष। बेलन के एक सिरे के व्यास के सापेक्ष, अथवा इसी का कह सकता हूं बेलन के एक फलक के व्यास के सापेक्ष। बेलन के
एक फलक के व्यास के सापेक्ष, इसके लिए जड़ता गुण इस अक्ष के लिए निकालना है। ये आपको पता है, ये रहा। इसके समानांतर समांतर अक्षों की प्रमेय लगा दीजिए, आपके पास आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। I4 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन में 3 एम एल स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 4। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। खोखले बेलन के लिए ये बेलनाकार कोस के लिए आर स्क्वायर अपॉन में 2 था यहाँ। ये अपने पास बेलन के भी जड़त्व गुण के अपने पास के आगे एक फॉर्मूला आ गए। यहाँ आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, इन सभी फॉर्मूलों को। अब जो अपनी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7.10, 7.11 और 7.12, इन 3 एग्जाम्पल्स को अब अपन सोल्व करते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल्स अपने आप में यूँ मान सकते हैं कि जड़त्व गुण की प्रमेयों के अनुप्रयोग हैं, या यूँ कह सकते हैं अपन जो विभिन्न वस्तुओं के उनके विभिन्न अक्षों के प्रति जो जड़त्व गुण है, जहाँ अपन ने डायरेक्ट जो फॉर्मूले लिखे हैं, उन फॉर्मूलों को ये क्या करा रहे हैं, व्युत्पन्न करा रहे हैं क्वेश्चन के रूप में। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या वो क्वेश्चन हैं। देखिए, अब अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चनों को सोल्व करना, जिसमें एग्जाम्पल को पहले कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर है 7.10, 7वें चैप्टर का 10वां एग्जाम्पल। क्या कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व गुण, एक वृत्ताकार और चकती का जड़त्व आघूर्ण, एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परित है। जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परित है, क्या होगा। ये अपने पास क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परित है, क्या होगा। देखो इसे ज्ञात करते हैं। ये मेरे पास कोई वृत्ताकार चकती है। इस चकती के केंद्र से पारित और तल के लंबवत इस चकती के केंद्र से पारित तल के लंबवत अक्ष ये रही। इसके प्रति मुझे जड़त्व गुण का मान पता है। मैंने ये ले लिया कि चकती की जो त्रिज्या है, चकती की त्रिज्या कैपिटल आर, चकती का द्रव्यमान कैपिटल एम। फिर देखो चकती के केंद्र से पारित एवं तल के लंबवत, चकती के केंद्र से पारित एवं तल के लंबवत अक्ष के परित है जड़त्व आघूर्ण। मैंने मान लिया कि वो I है, तो ये होता है mr²/2।
ये वैल्यूज अपने पास हैं। अब देखो भाई, अगर ये चकती है इस तरह से, अब चकती यूँ है, केंद्र से पारित तल के लंबवत अक्ष के प्रति जड़ता गुण ये हो गया। अगर मैं इसमें यूँ लेता हूँ अक्ष, तो ये भी इसका व्यास है, यूँ लूँगा तो भी इसका व्यास है, यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ अगर इस तरह से मैं अक्ष ले रहा हूँ तो ये भी इसका क्या है, व्यास होगा एक्स में। अगर मैं इसे इस तरह से लूँ, अगर मैं इस तरह से अक्ष बनाता हूँ तो भी इसका क्या बन जाएगा, ये व्यास बन जाएगा। एक ये लो, ये भी इसका क्या है, व्यास है। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि आई एक्स और आई वाई दोनों क्या है, व्यास हो जाएंगे। तो देखो इसमें अपन क्या देख रहे हैं, ये वाली अक्ष के प्रति जड़ता गुण अपन को पता है ये आई जेड का, तो यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि आई जेड जो कि चकती के तल के क्या है, लंबवत है, वो तो वैल्यू मेरे पास है आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, और आई एक्स और आई वाई ये दोनों क्या हैं, व्यास है। क्योंकि तल में जो भी केंद्र से पास होगी अक्ष, तल में स्थित हो और केंद्र से पास होगी, वही क्या बन जाएगी, व्यास बन जाएगी। तो वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहां पर आप जो जिस प्रमेय का उपयोग करेंगे वो है समकोणिक अक्षों की प्रमेय, या लंब अक्षों की प्रमेय भी कह सकते हैं। देखो समकोणिक अक्षों की प्रमेय से, ये प्रमेय क्या कहती है कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। अगर तल एक्स वाई है तो, और तल अपन एक्स वाई ले लिया, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, अगर ऐसे लूंगा तो भी व्यास ही होगा। तो देखिए आई एक्स ये भी क्या है, व्यास है, आई वाई ये भी मेरे पास क्या है, व्यास है, और जो आई जेड है इसकी वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2i व्यास इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, या आई व्यास इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। ये अपने पास चकती के व्यास के प्रति जड़ता गुण का क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया, डिराइव कर लिया है अपन ने। जबकि ये अपन ने पहले डायरेक्ट लिखा था, ध्यान कीजिए आप, लेकिन इन्होंने इसको क्वेश्चन के रूप में इसको सोल्व करवाया है, थ्योरी के रूप में इसको दिया हुआ नहीं है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.11, वो भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, दोबारा इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब अपन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.11, 7वें चैप्टर का 11वां एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है जैसा अपन ने अभी भी सोल्व किया था। तीनों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, 7.10, 7.11 एंड 7.12। तो देखिए 7.11 को अपन लिखते हैं द्रव्यमान कैपिटल एम और लंबाई स्मॉल एल, वाली द्रव्यमान कैपिटल एम और लंबाई स्मॉल एल वाली छड़ का उस अक्ष के परितः वाली छड़ का उस अक्ष के परितः द्रव्यमान कैपिटल एम और लंबाई स्मॉल एल वाली छड़ का उस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा जो इसके लंबवत किसी एक सिरे से गुजरती हो।
के लंबवत किसी एक सिरे से गुजरती हो। ये लो भाई, इस क्वेश्चन को अब अपन सोल्व करते हैं। वैसे अपन ये फॉर्मूला लिख चुके हैं, लेकिन अब इसे क्वेश्चन के रूप में लिख रहे हैं। क्वेश्चन अपन इसको पहले डायरेक्ट यूज कर चुके हैं। देखिएगा, ये एक छड़ है, इसकी इस अक्ष के प्रति जो जड़त्वाव गुण है वो अपन को पता है। इस अक्ष के प्रति जड़त्वाव गुण क्या करना है, ज्ञात करना है। ये है, यही तो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं द्रव्यमान कैपिटल एम और लंबाई स्मॉल एल वाली छड़ का उस अक्ष के परितः जड़त्वाव गुण क्या होगा जो इसके लंबवत किसी एक सिरे से गुजरती हो। यानी इस अक्ष के प्रति निकालना है। अब देखो भाई, इस अक्ष के प्रति जो जड़त्वाव गुण है, छड़ के केंद्र से पारित और लंबाई के लंबवत अक्ष के प्रति जो जड़त्वाव गुण होता है, छड़ के केंद्र से पारित वे लंबाई के लंबवत अक्ष के छड़ के केंद्र से पारित वे लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः है जड़त्व आघूर्ण। केंद्र से पारित है, इसे अगर मैं ले लेता हूं IC है, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला mL² होता है। ये लो भाई, अगर चलो मैं इसे I कह देता हूं। अब मुझे इस अक्ष के प्रति ज्ञात करना है, इस अक्ष के प्रति, ये तो मुझे ज्ञात है, इसके प्रति ज्ञात करना है। तो ये अक्ष इस अक्ष से क्या है, समानांतर है, यानी इसको नंबर 1 ही कह देता हूं। ये लो I1 हो गया। अब देखिएगा भाई, ये अक्ष इस अक्ष के समानांतर है, तो मैं क्या देखता हूं, समांतर अक्षों की प्रमेय से। देखो, समांतर अक्षों की प्रमेय से क्या फॉर्मूला था, I = IC + MD² से। यही तो है, समांतर अक्षों की प्रमेय से I = IC + MD²। जहां देखो भाई, I = तो मैं कह देता हूं कि ये तो है I2, और ये मुझे ज्ञात करना है। IC ये है mL²/12। बिल्कुल, m तो m है, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस इसकी L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, L/2। यही तो क्वेश्चन में कहा है इन्होंने। भाई इसका केंद्र ले लो, ये लो भाई। इन्होंने लेंथ को स्मॉल l से कहा है, जबकि अपन ने लेंथ को किससे लिया है, कैपिटल L से लिया है। अब देखिएगा, इसलिए I2 क्या निकालना है मुझे, I2 IC की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे, mL²। यूँ कह सकता हूँ मैं, देखो जहां I = I2 ज्ञात करना है, IC = I1 = mL²/12 है, तो I2 = IC का मतलब I1 प्लस m तो m है, d का मतलब L/2 और इसके ऊपर स्क्वायर। ये लो, ये हो गया है mL²/12 प्लस mL²/4। ये लो, इसकी सिंपल मैथ सोल्व कर लीजिए। अब आप m को आपने कॉमन ले लिया है और L² भी कॉमन आ रहा है, तो ये 1/12 प्लस 1/4, या I2 = mL²।
क्या एलसीएम आ गया है भाई? 12 आ गया है। 12 से 12 को डिवाइड कीजिए तो ये 1 + 4 से 12 3 टाइम, ये लो। अब ये आ गया है मेरे पास वैल्यू इसका I2 = ml² 4/12 या I2 = ml²/3। ये लो, ये मेरे पास इस दी गई अक्ष के प्रति जड़ता गुण आ गया है। इसके लंबवत किसी एक सिरे से गुजरती हो अक्ष, उसके प्रति जड़ता गुण क्या फॉर्मूला है? I2 = ml²/3। यहाँ अपन ने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया है? सोल्व कर लिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.12, वो भी इसी प्रकार का है। वो देखो, पहला जो एग्जाम्पल था वो तो था चकती का, दूसरा एग्जाम्पल 7.11 वो है छड़ का, और 7.12 वो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने वले का। तो वले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भाई, अब अपन लेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.12। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पतली वलय की परिधि पर, किसी पतली वलय की परिधि पर, किसी पतली वलय की परिधि पर स्पर्श रेखा बनाती हुई, परिधि पर स्पर्श रेखा बनाती हुई, किसी पतली वलय की परिधि पर स्पर्श रेखा बनाती हुई और इसके तल में स्थित, बनाती हुई और इसके तल में स्थित, किसी पतली वलय की परिधि पर स्पर्श रेखा बनाती हुई और इसके तल में स्थित अक्ष के परिधि स्थित अक्ष के परिधि है जड़त्व आघूर्ण क्या है? देखिए क्या क्वेश्चन है, उसको अपन अब सॉल्व करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि कोई एक पतली वलय है, ये लो, ये कह रहे हैं किसी पतली वलय की परिधि पर स्पर्श रेखा बनाती हुई, परिधि पर स्पर्श रेखा बनाती हुई, ये वाली अक्ष है, स्पर्श रेखा बनाती है और इसके तल में स्थित, यानी फुल लाइन से अपन ले रहे हैं तो ध्यान दो, ये किसके समानांतर हुई? इसके, जो कि इसके व्यास वाली अक्ष है। ये अगर इस अक्ष के समानांतर है तो देखो इस अक्ष के प्रति जड़ता गुण का मान अपन को पता है कि कितना होता है, mr²/2, और इस अक्ष के प्रति जो जड़ता गुण है ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, यानी इसे मैं I' मान लेता हूं। तो आप क्या देखेंगे कि ये अक्ष इस अक्ष के क्या है? समानांतर है। तो देखिए समांतर अक्षों की प्रमेय लगा दीजिए, समांतर अक्षों की प्रमेय से क्या होता है? I = IC + MD², जहां
आई इज इक्वल टू आई डैश निकालना है, और आई का मतलब है यहाँ पर एम आर स्क्वायर बाई 2। और हाँ, डी की वैल्यू देख लो आप, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी डी किसके इक्वल होगी, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर के। डी इज इक्वल टू आर, इसलिए आई डैश इज इक्वल टू आई सी का मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी आर का स्क्वायर, ये लीजिए आधा और एक डेढ़, यानी कि 3/2 एम आर स्क्वायर। आई डैश इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर आ गया। तो ये अपने पास एक पतली वलय की परिधि पर स्पर्श रेखा बनाती हुई और इसके तल में स्थित अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण भी अपन ने क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। यहाँ ये अपना टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है जड़त्वाघूर्ण का। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक अपने दिया हुआ है वो है अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की। अब उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपनी बुक में, जो नई जो है अगली जो हेडिंग दी हुई है वो है अचल अक्ष। अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी। ये टॉपिक अपन नेक्स्ट जो टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी। देखो, शुद्ध गतिकी का मतलब होता है गति का तो अध्ययन है परंतु उन कारणों का अध्ययन नहीं करते हैं जिन कारणों के कारण गति होती है। जैसे आपने गति वाले चैप्टर अपने स्थानांतर गति पढ़ी थी, ध्यान कीजिए, वहाँ शुद्ध गतिकी से तात्पर्य अपना था कि वहाँ अपन विस्थापन, वेग और त्वरण का अध्ययन कर रहे थे, परंतु बल जैसी राशियों का अध्ययन अपन ने फिर बल गतिकी में अध्ययन किया था। तो शुद्ध गतिकी जो शब्द आ रहा है इसका मतलब यह है कि गति का अध्ययन तो है परंतु उन कारणों का नहीं जो गति के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो देखो यहां अपन पहले ये लाइन लिख दें, शुद्ध गतिकी, यूं कह सकते हैं अपन शुद्ध गतिकी में गति का अध्ययन में घूर्णी गतिकी, चलो शुद्ध गतिकी में गति का अध्ययन तो सम्मिलित है परंतु उन कारणों का अध्ययन इसमें शामिल, शुद्ध गति में गति का अध्ययन तो सम्मिलित है परंतु उन कारणों का अध्ययन इसमें शामिल नहीं किया जाता है जो गति हेतु उत्तरदायी हैं। उन कारणों का अध्ययन इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है जो गति हेतु उत्तरदायी है। अतः शुद्ध घूर्णी गति में शुद्ध घूर्णी गतिकी में
कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा व कोणीय त्वरण अल्फा का अध्ययन सम्मिलित है, परंतु बल आघूर्ण इत्यादि का नहीं। ये अपन ने जान लिया है कि बल आघूर्ण इत्यादि का अध्ययन किस में करेंगे, इसके कारणों के अध्ययन में, क्योंकि यहाँ क्या कहा है, शुद्ध घूर्णी गति की, शुद्ध शब्द लगा दिया है। अब देखिएगा, अगर ऐसा है तो अपन क्या कह सकते हैं, शुद्ध घूर्णी गति में प्रयुक्त होने वाली राशियां कौन कौन सी हुई, तो देखिए बल आघूर्ण इत्यादि का नहीं। अब यहां देखें, यहां एक लाइन और अपन ऐड कर सकते हैं, शुद्ध घूर्णी गतिकी में प्रयुक्त होने वाली राशियां, में प्रयुक्त होने वाली राशियां कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा वे कोणीय त्वरण अल्फा, वे कोणीय त्वरण अल्फा, वे कोणीय त्वरण अल्फा स्थानांतरीय गति की राशियों कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा वे कोणीय त्वरण अल्फा क्रमशः स्थानांतरण शुद्ध गति की राशियों, अल्फा क्रमशः स्थानांतरण शुद्ध गतिकी की राशियों, विस्थापन S रेखीय वेग V व रेखीय त्वरण स्मॉल a के संगत है, या यूँ कह सकते हैं उसके गति के उसके संगत यानी उसके तुल्य राशियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार रेखीय गति की राशियां थी वैसे ही घूर्णन गति में राशि आ रही है, यानी रेखीय गति की जो समीकरण होगी उसी प्रकार घूर्णन गति की भी क्या होंगी, समीकरणें बन जाएंगी। तो अपन ये लिख सकते हैं कि किस प्रकार वो समीकरणें बनेंगी, इस प्रकार स्थानांतरित गति के समीकरण के संगत, यूँ कह सकते हैं अपन, इस प्रकार स्थानांतरण गति के समीकरणों के संगत घूर्णी गति में समीकरणें निम्न प्रकार होंगी। ये लो, अब कौन कौन सी समीकरणें होंगी, कैसे कैसे होंगी देखिएगा। जैसे यहां लिख देता हूं मैं स्थानांतरण गति,
और यहाँ लिख देता हूँ मैं घूर्णी गति, यानी कि यहाँ तो अपन ले रहे हैं शुद्ध स्थानांतरण गति और यहाँ ले रहे हैं शुद्ध घूर्णी गति। देखो याद करो, इसमें पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर v था अंतिम वेग, u था प्रारंभिक वेग, a था त्वरण और t था समय। तो यहाँ पर भी अंतिम वेग ले लेंगे अपन ओमेगा, प्रारंभिक वेग ले लेंगे ओमेगा नोट, और a की जगह क्या आ जाएगा अल्फा और t की जगह t है ये। फिर देखिएगा इसमें द्वितीय समीकरण आपने ली थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ s क्या था विस्थापन था, u प्रारंभिक वेग था, t समय था, a त्वरण था और t समय है। तो यहाँ पर s के स्थान पर क्या आ जाएगा थीटा, भाई कोणीय विस्थापन आ जाएगा। u के स्थान पर प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नोट t प्लस हाफ, ए की जगह क्या आ जाएगा अल्फा और ये क्या आ गया टी का स्क्वायर। यहाँ गौर कीजिएगा तृतीय समीकरण ये ली थी आपने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अपन ने गति वाले अध्याय में इनको डेरिवेशन भी की थी, ग्राफी विधि से भी इनको व्युत्पन्न किया था, कलन विधि से भी अपन ने इनको व्युत्पन्न किया था। अब यहाँ देखिएगा इनके संगत कैसी समीकरणें आएंगी, v का जगह क्या आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह यहाँ आ गया ओमेगा स्क्वायर, यू स्क्वायर का मतलब ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब अल्फा, एस का मतलब थीटा। यानी वही तीनों समीकरणें अपन को घूर्णी गति के लिए भी क्या हो गई एज इट ऐसे कैसे अपन को क्या हो रही है ये प्राप्त हो रही है। यहाँ अपन ने इसको प्राप्त करके यहाँ देख लिया है। तो देखिए अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की। इसमें मैंने क्या बताया, शुद्ध गतिकी में गति का अध्ययन तो सम्मिलित है, परंतु उन कारणों का अध्ययन इसमें शामिल नहीं किया जाता है जो गति हेतु क्या है उत्तरदायी है, यानी काइनेमेटिक्स बोलते हैं पर शुद्ध घूर्णी गति को। अब यानी कि बल गति की जो होती है उसके अंदर उसके कारण सम्मिलित हो जाते हैं। अतः शुद्ध घूर्णी गतिकी में कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा व कोणीय त्वरण अल्फा का अध्ययन सम्मिलित है, परंतु बल आघूर्ण इत्यादि का नहीं। इसका मतलब वहां उसे अपन क्या कहेंगे, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गतिकी कह देंगे उसे। शुद्ध घूर्णी गतिकी के स्थान पर क्या कहेंगे घूर्णी गतिकी, जब उसके अंदर क्या होगा बल आघूर्ण कोणीय संवेग ये भी उसके अंदर क्या होंगे शामिल हो जाएंगे। शुद्ध घूर्णी गतिकी में प्रयुक्त होने वाली राशियां कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा व कोणीय त्वरण अल्फा क्रमशः स्थानांतरण शुद्ध गतिकी की राशियों विस्थापन s, जिसे अपन रेखीय विस्थापन भी कह सकते हैं कि राशियों रेखीय विस्थापन, जिसे अपन केवल विस्थापन भी कहते हैं, रेखीय विस्थापन s, रेखीय वेग v व रेखीय त्वरण a के संगत है। इस प्रकार स्थानांतरण गति के समीकरणों के संगत घूर्णी गति में समीकरणें निम्न प्रकार होंगी। देखो स्थानांतरण गति में समीकरणें आपने क्या लिए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो घूर्णी गति के अंदर यही समीकरणें हो गई हैं। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ध्यान रहे अपन nवें सेकंड के लिए भी ले सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1 था। देखो nवें सेकंड के लिए समीकरण एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1 था। तो यहाँ पर एस एन की जगह क्या लिखा जाएगा थीटा एन। याद कीजिए वह nवें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात की थी अपन ने। तो यहाँ u के स्थान पर तो ओमेगा नोट प्लस हाफ ए का मतलब अल्फा और ये लो 2n-1 nवें सेकंड के लिए अपन इसके लिए इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अपन ने अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की अपन ने जान ली है। अब अपन जो इस पे ये जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है गति के समीकरण, इस पे आधारित दो एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल नंबर 7.13 और एक एग्जाम्पल नंबर 7.14, उनको अपन सोल्व करेंगे। तो ध्यान रहे एग्जाम्पल नंबर जो 7.13 है उसके अंदर इस घूर्णी गति की जो समीकरण है इनको व्युत्पन्न कराया जा रहा है। वैसे तो वो व्युत्पन्न एक ही समीकरण को कर रहे हैं, लेकिन अपन पूरी तीनों समीकरणों को उसमें क्या करेंगे व्युत्पन्न कर देंगे। इसमें क्वेश्चन में यूँ कह रहे हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 7.13 है उसमें कह रहे हैं मूल सिद्धांत के आधार पर
समीकरण ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी व्युत्पन्न कीजिए। इस पहली समीकरण को अपन व्युत्पन्न करा रहे हैं मूल सिद्धांत के आधार पर, यानी समाकलन से कलन विधि से अपन इसे व्युत्पन्न कर लेंगे। बुक में उसी मेथड से दे रखा है, लेकिन अपन इसे दोनों विधियों से जान लेंगे। तो अपन इसमें प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति के संगत ही द्वितीय समीकरण की और तृतीय समीकरण की भी व्युत्पत्ति अपन इसमें साथ साथ ही कर लेंगे।